हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेस्टा एजुकेशन। आज हम आपको बायोलॉजी का पार्ट 4 पढ़ाएंगे। आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करा दिया गया है। आपको हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था प्लाज्मा में हमने क्या प्लाज्मा फंक्शंस बता दिए थे। अब हम आपको प्लाज्मा चाहे क्या, प्लाज्मा के अंदर जो सेल्स होते हैं ब्लड के, क्या ब्लड सेल्स होते हैं, वो ब्लड सेल्स का क्या होते हैं, आपको ब्लड सेल्स पढ़ाएंगे हम। आज हम आपको ब्लड सेल्स पढ़ाएंगे। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल पर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। पिछले जो वीडियो क्लास रह गई आप उनको देख सकते हैं। और हाँ, आपको हम PDF फाइल भी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कब, जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो जाए? सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम ब्लड, जब ये ब्लड कंप्लीट हो जाए, ब्लड का हम अलग करा देंगे, उसके बाद हम हार्ट पढ़ाएंगे, उसका अलग करा देंगे, ठीक है। तो ऐसे ब्लड का जब चैप्टर खत्म हो जाए तब आपको PDF फाइल्स मिलेगी। आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, इसमें प्लाज्मा के अंदर जो हमने बताया था कौन कौन से होते थे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। क्या होती थी? RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये होती थी। आपको अब हम पढ़ाएंगे क्या? RBC। ब्लड सेल्स में कौन सी क्या पढ़ाएंगे हम? RBC। क्या? RBC, रेड ब्लड सेल्स। RBC का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। इसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। क्या? इरिथ्रोसाइट्स, हिंदी में बोलते हैं इसको इरिथ्रोसाइट्स, यही, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या होता है? इसमें इरिथ्रो दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है? रेड। और साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल। ये बात आपको क्लियर होगी। अब इसमें आपको, और ये इरिथ्रोसाइट यानी RBC, ये क्या होती है? ये हमारी शरीर के, हमारे ब्लड की सबसे छोटी सेल्स होती है। क्या होती है? सबसे छोटी, यानी स्मॉलेस्ट। ये जो RBC है ये क्या है? स्मॉलेस्ट होती है। ये हमारी क्या होती है? स्मॉलेस्ट, आकार में। क्या होती है? आकार में सबसे छोटी सेल्स है, सबसे छोटी कोशिका। ये क्या है? ये हमारे ब्लड की सबसे छोटी कोशिका है। अब यार, मैंने आपको बताया था कि अगर जो आपको साइज में पूछा जाए तो साइज में RBC, साइज में सबसे बड़ी क्या होती है? WBC, वाइट ब्लड सेल। फिर इससे बड़ी क्या कौन सी होती है? इससे छोटी कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। फिर सबसे छोटी कौन सी होती है? RBC, ये होती है। अगर जो क्वांटिटी की बात की जाए, क्या क्वांटिटी की बात की जाए, तो क्वांटिटी में सबसे बड़ी RBC होती है, उससे बड़ी प्लेटलेट्स होती है, उससे छोटी क्या होती है? WBC। यहाँ से RBC क्या मिलियनों में होती है, ये लाख्स में होती है, ये थाउजेंड्स में होती है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि वह कौन सी सेल्स, मतलब आपको पूछा जाए कि सब ब्लड की सबसे छोटी सेल्स कौन सी है? ब्लड की सबसे छोटी जो सेल्स है वो हमारी कौन सी है? RBC है, क्योंकि आकार की बात हो रही है। क्वांटिटी की बात की जाए तो WBC होती है। सबसे बड़ी पूछी जाए तो कौन सी होती है? सबसे बड़ी सेल्स होती है हमारी किसकी? WBC, वाइट ब्लड सेल्स। अगर आपको पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्या, यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी RBC किसकी होती है, यहाँ से RBC में ही ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि सबसे बड़ी RBC किसकी होती है, तो सबसे बड़ी RBC किसकी होती है? ओवेचर वर्ग की होती है। किसकी? ओवेचर वर्ग की होती है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी जो RBC हो किसकी होगी? ओवेचर वर्ग की होती है। और सबसे छोटी जो होगी वो किसकी होगी? सबसे छोटी RBC होगी किसकी? हिरण की होती है। ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। अगर आकार में पूछे ब्लड की सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है, वो कौन सी होती है? सबसे छोटी RBC होती है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी RBC किसकी होती है, वो तो सेल्स होती थी RBC ब्लड की, लेकिन RBC सबसे बड़ी किसकी होती है? सबसे बड़ी RBC किसकी होती है? ओवेचर वर्ग की होती है हम लोग। सबसे छोटी किसकी होती है? हिरण। चलिए, अब यहाँ से आगे आपको ये तो बता दिया गया इनकी होती है साइज के बारे में।
यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन आगे क्या होता है कि ये एरिथ्रोसाइट्स, ये दूसरा नाम होता है आरबीसी का। इस आरबीसी की खोज किसने की थी? खोज यानी डिस्कवर, खोज किसने की थी? इसकी की थी लियू वॉन हॉक ने। किसने की थी? लियू वॉन हॉक ने। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, हिंदी में क्या होगा? लियू वैन हॉक है, लियू वैन हॉक है। क्या है? लियू वैन हॉक, लियू वैन हॉक ने की थी, लियू वैन हॉक ने। इसकी खोज किसने की थी? आरबीसी की लियू वॉन हॉक ने की थी। अब यहाँ से आगे और क्या होता है? ये बनता कहाँ पर है? इसका बनेगा कहाँ पर? ये बनता कहाँ पर? इसका जो ये बनेगा कहाँ पर? किसके बनता है? बोन मैरो में। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। निर्माण कहाँ पर होगा? इसका निर्माण होता है बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा में बनती है ये। अब यहाँ से आगे आपको पूछ लिया जाए अस्थि मज्जा, इसका लाइफ स्पेन कितना होगा? लाइफ स्पेन इसका आरबीसी का लाइफ स्पेन होगा यानी जीवन काल। इसका जीवन काल होता है 120 डेज। क्लियर? अब यहाँ से आगे और आपको क्या पूछेगा कि इसका जीवन काल तो इतना होता है, लेकिन ये मरता कहाँ पर है? ये मरने के लिए कहाँ जाता? ये कहाँ पर मरेगा? ये जो आरबीसी की जो डेड होती है, क्या डेड? मृत्यु। ये कहाँ पर होती है? ये होती है लीवर और स्प्लीन में। कहाँ पर? लीवर और स्प्लीन में इसकी डेड होती है। स्प्लीन को क्या? प्लीहा, लीवर, यकृत। ठीक है, कहाँ पर होती है? इसमें होती है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि लीवर में तो ना के बराबर नाम मात्र को मरती हैं, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर मरती हैं? ज़्यादा पीलिया के अंदर मरती हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या? आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और आरबीसी की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी लियू वैन हॉक ने। आरबीसी का जीवन काल लाइफ स्पेन कितना होता है? इसका 120 दिन होता है। आरबीसी का मृत्यु समय जो होता है, डेड कहाँ पर होती है? लीवर या स्प्लीन में होती हैं, या यकृत या पीलिया में होती हैं। पीलिया में, लीवर में कितना होता है? नाम मात्र के लिए मरती हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर मरती हैं? पीलिया को। इसलिए इनका कब्र गृह क्या बोले? क्या? ग्रेव यार्ड। ये क्या होता है? ग्रेव यार्ड होता है। इसको क्या बोलेंगे? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलेंगे। क्या? आरबीसी का कब्रिस्तान। ये आरबीसी का कब्रिस्तान होगा। क्या होगा? लीवर या पीलिया आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। पीलिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? यकृत। या पीलिया को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड बोलते हैं इसको। चलिए, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इनका होता क्या है? आपको ये पूछा जाए कि ये मरने के बाद ये आरबीसी बनती कहाँ पर हैं? ये आरबीसी हमारी मरती भी पीलिया में है, और इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? वो भी पीलिया के अंदर ही होता है। यहाँ से बता दें, इनका जो निर्माण होगा, ये मरती भी कहाँ पर है? यहाँ पर। और इनका जो निर्माण होता है, ये बनती भी कहाँ पर हैं? पीलिया में ही बनती हैं। स्प्लीन में के अंदर इनका निर्माण होता है। मरने के बाद पीलिया में होता है। क्या? रीजनरेट कहाँ पर होती हैं? ये रीजनरेट होती हैं पीलिया में, यानी कि पुनः जीवित, पुनः निर्माण बोल दो इसको। पुनर्निर्माण कहाँ पर होता है? ये होता है पुनर्निर्माण स्प्लीन में, यानी पीलिया में ही होता है। ये किसके थ्रू होता है? ये कोशिका विभाजन द्वारा। इसका दोबारा से निर्माण पीलिया के अंदर होता है, कोशिका विभाजन द्वारा, यानी सेल्स डिवाइडेड द्वारा स्प्लीन में ही इसका निर्माण होता है। इसलिए स्प्लीन को ही क्या बोलते हैं हम? ह्यूमन बॉडी का, यानी कि ह्यूमन ब्लड का क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। मानव शरीर का जो ब्लड बैंक होगा वो क्या होता है? वो ब्लड बैंक
पीलिया कहलाता है। ये बात आपकी क्लियर समझ में आ गई। ब्लड बैंक जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, इसलिए इस पीलिया को क्या बोलते हैं, पीलिया को ही ब्लड बैंक कहते हैं। मानव शरीर का जो ब्लड बैंक होगा वो क्या होगा, पीलिया होगा। अब ये ब्लड बैंक में होता क्या है, अगर ब्लड बैंक में इसका जो आरबीसी का जो इकट्ठा होता है वो कहाँ पर होता है, पीलिया के अंदर ही आरबीसी का निर्माण होता है। वो आरबीसी कहाँ पर इकट्ठी होती है, वो पीलिया में ही होती है। अगर ब्लड बैंक में कमी होती है ब्लड आरबीसी की, अगर आरबीसी की कमी होती है तो पीलिया क्या करता है, पीलिया इसको ब्लड बैंक को ट्रांसफ़र कर देता है। क्या कर देता, ब्लड बैंक में ट्रांसफ़र करता है। कौन करता है, पीलिया। आरबीसी को ब्लड बैंक में ट्रांसफ़र करता है कौन, पीलिया। स्प्लीन क्या ट्रांसफर कमी होती है तो ब्लड बैंक को ट्रांसफ़र कर देता है। किसके थ्रू होता है, ये पीलिया स्प्लीन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, पीलिया के द्वारा ब्लड बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ से मैंने इसके बारे में आरबीसी के बारे में आपको पढ़ा दिया है। अब जल्दी से फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी। ब्लड सेल्स के अंदर हमने सबसे पहले क्या आरबीसी कराया है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स होता है। एरिथ्रोसाइट्स यानी कि एरिथ्रो रेड और साइट्स यानी सेल्स कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से इसकी आरबीसी की जो खोज की थी वो किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्या, ल्यूवेनहॉक ने की थी आरबीसी की खोज। इसका जो निर्माण होता है, इसका जो जनरेट होता है, ये जनरेट कहाँ पर होता है, ये बोन मैरो के अंदर होता है। मैंने आपको बोन मैरो के बारे में बताया। बोन मैरो होता क्या है, यानी अस्थि मज्जा के अंदर होता है। बोन मैरो हड्डी होती है जो हमारी बॉडी, उसके अंदर जो खाली स्पेस होता है, जो एम्प्टी स्पेस होता है, उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। उस प्लाज्मा के अंदर क्या हमारा लिक्विड पार्ट होता है। उस लिक्विड पार्ट के अंदर आरबीसी मिलेगा आपको, डब्ल्यूबीसी मिलेगा, प्लेटलेट्स होता है, और क्या होता है उसके अंदर वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, ये बहुत सारी चीज़, ग्लूकोज होता है, ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से आपको बोला जाए कि इसके बोन मैरो के अंदर अस्थि मज्जा होता है। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ये आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर है, आरबीसी की जो डेड होती है वो कहाँ पर होती है, लीवर या स्प्लीन में होती है। कहाँ पर होती है, लीवर या स्प्लीन में होती है। यकृत में ना के बराबर मरती है या नाम मात्र को डेड होती हैं आरबीसी, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर होती हैं, पीलिया के अंदर होती हैं। अब ये मरने के बाद इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, ये पुनः रीजनरेट जो होती हैं वो कहाँ पर, पीलिया के अंदर ही होती है। ये रीजनरेट होती है, पुनः निर्माण कहाँ, पीलिया के अंदर होता है। इसीलिए पीलिया को क्या बोलते हैं, मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ये बात आप समझ में आ रही है। अगर ब्लड बैंक में आरबीसी की कमी होती है तो ये स्प्लीन ही, पीलिया ही क्या करती है कि उसको ट्रांसफ़र करती है ब्लड बैंक में, आरबीसी को ब्लड बैंक में ट्रांसफ़र करती है। अब तक आपको हमने ये चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। चलिए एक चीज़ यहाँ से ये और होता है कि ये आरबीसी होती कितनी कितनी हैं। अगर आपको आरबीसी के बारे में पूछा जाए कि मेल में कितनी और फीमेल में कितनी होती हैं, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो होती कितनी है, देखो मेल के अंदर ये आरबीसी जो आपको मिलेंगी, ये आरबीसी मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन, ये इनकी संख्या किस में होती है, मिलियन में होती है। प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन होती है। अगर जो फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में, मादा में कितनी होती हैं, मादा में होती हैं 4 से 4.5 मिलियन में। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता, प्रति 100 ml 100 मिलीलीटर HB में होती हैं। बात समझ में आई, HB का मतलब हीमोग्लोबिन होता है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आरबीसी मेल में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। आरबीसी की मेल में संख्या होती है 4.5 से 5.5 मिलियन में होती है। प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन होती है। फीमेल में कितनी होती है, 4 से 4.5 मिलियन पर 100 ml हीमोग्लोबिन होती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। अब क्या है, इसका शेप कैसा होता है, ये आरबीसी का जो शेप होगा वो कैसा होगा, आरबीसी का आकार यानी शेप, आरबीसी का शेप आकार, इसका जो आकार होता है, अब आपको आरबीसी का आकार बोल दिया जाए शेप,
इसका शेप होगा वो किस प्रकार का होगा, वो होगा राउंड या बाइकॉनकेव, यानी कि गोल या अंडाकार में होता है। क्या होता है, गोल या अंडाकार का होता है। ये बात आप समझ आई, बाइकॉनकेव होता है या फिर अंडाकार, वो राउंड होता है। ये राउंड या अंडाकार होता कैसे, या तो ये रहेगा गोल या फिर इस प्रकार का अंडाकार होता है। ये किसकी वजह से होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि ये अपने साथ O2 या CO2 को बाउंड करके चलते हैं। जो RBC है उसका कार्य क्या है, RBC क्या करेगी, ये अपने साथ में O2 या CO2 ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ये बाइंड करके चलता है, बाइंड करके चलता है। क्या बाइंड करके चलता है, जो RBC है वो क्या करता है, बाइंड करके चलता है, यानी कि इसको अपने साथ में लेके चले, इसको बांध के चले, तो क्या उसी के रीजन के अनुसार ये गोल या अंडाकार हो जाती है। इसकी शेप क्या, गोल या अंडाकार होती है। ये बात आपको समझ आई। लेकिन अब यहाँ से आपको पूछा जाए कि RBC का कार्य क्या होता है, RBC का कार्य, ये तो शेप होगा। शेप की बात की जाए तो क्यों होती है, ये बाइकॉन या अंडाकार होती है, बाइकॉनकेव या अंडाकार होती है, राउंड या बाइकन बोलते हैं जैसे। अब यहाँ से जो RBC बाइंड या अंडाकार होते हैं, आगे क्वेश्चन क्या होता है, आगे और क्या होगा, और सर RBC क्या होती है, इसकी शेप ये होती है, और सर RBC का कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, इसका जो वर्क होगा, कार्य होगा इसका, वो क्या होगा। ये RBC क्या करती है, RBC हमारी कोशिकाओं तक O2 को लेके जाती है और CO2 को बाहर करती है। इसका कार्य क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को लेके जाएगी और उधर से CO2 को वापस लाती है। क्या, CO2 को वापस लेकर आ जाती है। क्या करती है, ऑक्सीजन को यानी O2 को कोशिकाओं तक पहुंचाती है, यहाँ से सेल्स तक, ये सेल्स तक, ये O2 को सेल्स तक पहुंचाती है हमारी कोशिकाओं तक, और वहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आती है। ये क्या, ये सेल्स का काम होता है। एक थोड़े से उसमें मैं इस चीज़ को आपको समझा, पहले इसको करें। इसका जो RBC का जो शेप होगी, RBC की शेप राउंड, गोल या बाइकॉनकेव अंडाकार की होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि ये RBC अपने साथ में O2 या CO2 को बाउंड करके चलती है, यानी कि O2 को लेकर जाएगी तो CO2 को छोड़ के जाती है। ये बात है। जो RBC का कार्य होता है, RBC का कार्य क्या है, इसमें RBC क्या करती है कि ऑक्सीजन को सेल्स तक, हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाती है और CO2 को बाहर छोड़ती है। ठीक है, चलिए मैं इस प्रक्रिया को आपको समझाता हूं कि आप कहो कि सर ये इसकी क्रिया होती है तो कैसे होती है। देखिए ये होती कैसे है, ये यहाँ से एयर होती है, ये क्या, एयर, ये एयर हवा, ये जो हवा एयर होती है इसमें सारी गैसों का मिक्सचर होता है। ये नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन ही CO2 ही होगा, इसमें हाइड्रोजन भी होता है, बहुत सारी नाइट्रोजन भी होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस मिलती है हमारी। ये एयर होती है, ये एक मिश्रण होता है। आपको हवा का पूछा जाए कि हवा कौन सी गैस है, तो हवा गैस नहीं है, हवा ये गैसों का क्या है, मिश्रण है। तो अब यहाँ पर गैसों का ये मिश्रण है। हवा जो होती है इसको हम किसके थ्रू आती है, ये नोज के थ्रू जाती है। क्या, नाक के द्वारा जाएगी। ये हवा नाक के द्वारा कहाँ जाएगी, ये हमारी विंड पाइप में जाएगी। विंड पाइप यानी कि श्वसन वाहिकाएं या वायु नलिकाएं। क्या, वायु नलिकाएं। यहाँ से विंड पाइप से होते हुए ये कहाँ पर जाती, ये हमारी लंग्स तक जाती हैं। कहाँ, लंग्स तक जाती हैं। कहाँ, फेफड़े तक जाएंगे। फेफड़े, फेफड़े का कार्य क्या होता है, ये फेफड़े में हमारे अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। हमारे फेफड़े में ब्लड होता है। इस ब्लड में क्या होती है, RBC होती है। ब्लड यानी रुधिर, रुधिर होता है। इसके अंदर ब्लड में क्या होती है, RBC होती है। इस RBC का कार्य क्या होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड के अंदर भी होती हैं। वैसे WBC होती है लेकिन इसमें RBC। इस RBC का जो कार्य होगा वो क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन
लेके जाता है। कहाँ जाता है? ऑक्सीजन लेके जाता है। और ये कहाँ लेके जाता है? ये ग्लूकोज के पास लेके जाता है। कहाँ? प्लाज्मा। जो प्लाज्मा ने हमको क्या दिया था? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के पास CH12O6 यहाँ पर लेके जाता है। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ में यहाँ जाता है तो यहाँ पर क्या जुड़ जाता है? हीमोग्लोबिन जो कार्य करता है अपने साथ में ऑक्सीजन को लेके जाता है और कहाँ? ग्लूकोज के पास छोड़ देता है। कहाँ? ग्लूकोज में छोड़ देता है। ग्लूकोज में छोड़ देता है। इस ग्लूकोज में क्या, जब ऑक्सीजन जाती है, O2 मिलती है, तो ये क्या करती है? इसको ब्रेक डाउन करती है। क्या ब्रेक डाउन करती है? इसको तोड़ती है। इसको किसकी फॉर्म में तोड़ती है? इसको ब्रेक डाउन करने के बाद ये ब्रेक डाउन होता है तो किस में तोड़ देता है? इसको तोड़ देता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और जो ये एनर्जी होती है, एनर्जी हमारी किस फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में होती है। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था ये एनर्जी होती है, ये किस फॉर्म में होती है? ATP। और ये ATP कहाँ पर स्टोर होती है? ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। ये बात आपको बता दी गई होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। अब यहाँ से होता क्या है कि ये ग्लूकोज में जाता है। ये हमको क्या दिया था? ये ग्लूकोज किसने दिया था? प्लाज्मा ने दिया था। किसने? प्लाज्मा ने। अब यहाँ से आपको सर बनता कैसे क्वेश्चन? ये आरबीसी जो होती है हमारी, क्या काम होता है आरबीसी का? मैंने कार्य बताया है आपको। ये क्या होता है कि हमारे इसकी प्रक्रिया कैसे होती है? ये यहाँ से ऑक्सीजन O2 लेती है, यहाँ से मिश्रण लेके चलती है। क्या? मिश्रण लेके चलती है। ये यहाँ से इधर से लेके आ रही है। एयर हुआ, इसमें क्या सभी गैसों का मिश्रण होता है। ये किसके थ्रू आता है? नोज के द्वारा। नोज से कहाँ पर जाएगा? ये वाइंड पाइप वायु नलिका में जाता है। उसके बाद सर ये लंग्स फेफड़े में जाता है। फिर सर ब्लड में आता है। लंग्स में क्या होता है? लंग्स हमारे दोनों तरफ होते हैं, फेफड़े हमारे दोनों तरफ होते हैं। इधर साइड को बना हुआ है, इधर भी होता है, तो ये दोनों तरफ होते हैं हमारे लंग्स। फेफड़े में क्या होता है? ब्लड होता है। उस ब्लड में क्या होता है सर? उस ब्लड में सर आरबीसी होता है। और सर आरबीसी का कार्य क्या होता है? आरबीसी होता है, आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर रेड ब्लड बैंक के अंदर क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या? हीमोग्लोबिन होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? जो ये वायु आती है इसको छांट के सिर्फ अपने साथ में ऑक्सीजन को लेता है। इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा और क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को ग्लूकोज के पास, जो हमको प्लाज्मा ने ग्लूकोज दिया था उसके पास छोड़ देता है। और ऑक्सीजन को वहाँ पर छोड़ने के बाद ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को क्या? ब्रेक डाउन करता है। वो किस फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है, H2O पानी को अलग कर देता है। इस पानी से, और ये क्या, यहाँ पर जो पानी होता है ये हमारी बॉडी में ये कितना होता है? ये 70% होता है। हमारी बॉडी वेट का पानी 70% होता है। और इसके और क्या करता है? ये हमको एनर्जी देता है। क्या? एनर्जी अलग कर देता है, CO2 अलग कर। जब पानी होगा तो एनर्जी भी होगी। एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में होती है। यह ATP मैंने आपको बताया एंड्रोसाइन ट्राईफॉस्फेट होता है। क्या? एंड्रोसाइन ट्राईफॉस्फेट होता है इसकी फुल फॉर्म। ये कहाँ पर स्टोर होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल्स बोलते हैं। क्या? पावर हाउस ऑफ ब्लड सेल्स बोलते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा क्या है? पावर हाउस होता है ये एनर्जी। अच्छा, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या है इसमें। फिर क्या होता है? ये जो यहाँ पर होता है 70% पानी होता है यहाँ पर। फिर ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? इस CO2 को वहाँ से रिटर्न लेके आता है और ये बाहर इसको नाक द्वारा बाहर CO2 को निकाल देता है। अब यहाँ से सर आपको बात होगी, यहाँ से ये और होता है कि ये जो आपको ये निकालेगा ये 100% ऑक्सीजन, यहाँ से जो ऑक्सीजन जाती है ये 100% ऑक्सीजन लेके जाता है। लेकिन 100% ऑक्सीजन लेके जाएगा, लेकिन उधर से जो CO2 लेके आता है, CO2 70 से 75% ही लेके आता है। बाकी का 25% जो है वो हमारा कहाँ पे रह गया? बाकी का जो 25% है वो कहाँ पर रह जाता है?
ये आपको हम बताएंगे, पहले इतना ही ठीक है। ये आपको हमने ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। आगे बताएंगे कि हुआ क्या है। ये जो 70% लेके जाता है 75% वापस लाता है, 25% कहाँ पर रह जाता है ये बताएं। ये आपकी समझ में आ गया होगा, ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया तो आपकी समझ में आ गया। अब देखिए हुआ क्या है, ये कार्य कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हुई कैसे हैं। अगर आपको हीमोग्लोबिन, यहाँ पर क्या हीमोग्लोबिन तो हुआ, हीमोग्लोबिन के साथ में O2 हो तो क्या बनता है हमारे पास HbO2 ये बनता है। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हिंदी में बोलेंगे इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए ये होता है, अगर जो ये हीमोग्लोबिन के साथ CO2 हो तो इसको क्या HbCO2 ये होता है। तो ये क्या होता है, ये कार्बो ऑक्सी, क्या कार्बो ऑक्सी, सही है स्पेलिंग, हाँ ठीक, ई लगा दे यहाँ पे, क्या ऑक्सी कार्बो, क्या इसको बोलेंगे, ये क्या लिखा है कार्बोक्सी ग्लोबिन, क्या कार्बोक्सी ग्लोबिन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा। आज हवा काफ़ी तेज चल रही है, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा। अब यहाँ से ये क्या होते हैं, ये हमारे पिगमेंट होते हैं। क्या पिगमेंट होते हैं, ये हमारे पिगमेंट कहलाएंगे। ये दो प्रकार के पिगमेंट, हीमोग्लोबिन के अंदर दो प्रकार के पिगमेंट, अगर जो ऑक्सीजन आता है हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलता है तो क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो क्या कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। अब ये हीमोग्लोबिन तो होता है, हीमोग्लोबिन को कहते क्या है, हीमोग्लोबिन होता क्या, ये एक तरह का क्या रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन होता क्या है, हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं, हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, क्या श्वसन वर्णक, क्या होगा ये श्वसन वर्णक। इसको जो हीमोग्लोबिन होगा ये हमारा क्या होगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कह रहे, क्योंकि ये क्या कार्य क्या करता है ये हमारा, क्योंकि ये सांस लेने में सहयोग करता है, सांस लेने में यह सहयोग करता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये आरबीसी में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि ये O2 को लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है और ग्लूकोज में छोड़ के आता है और वहाँ से क्या लेके आता है CO2 को बाहर लेके आता है। इसका काम क्या होता है, O2 को लेके जाएगा और CO2 को बाहर निकाल दे, यानी O2 और CO2 को एक्सचेंज करना होता है। क्या O2 और CO2 को एक्सचेंज करना होता है, इसका कार्य क्या होता है, एक्सचेंज करता है ये। तो इसलिए क्या ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक बार में अपने साथ में 4O2 यानी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके जाता है। क्या लेके जाता है, एक बार में, यहाँ पर लिख लेंगे आप, हीमोग्लोबिन अपना क्या करता है, एक बार में 4O2, क्या 4O2 मॉलिक्यूल लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है, मॉलिक्यूल लेकर जाता है, 4O2 मॉलिक्यूल लेकर जाता है, ये लिखेंगे। कैसे लेकर, देखो ये ऐसे लेकर जाएगा कि यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन है, अगर एक बार O2, यहाँ से O2 और यहाँ से O2 और यहाँ से O2, क्यों 4 भी क्यों लेके जाता है, क्योंकि ये 100% लेके जाता है। ऑक्सीजन जो लेके जाएगा हमारे पास से 100% लेके जाता है, लेकिन वहाँ से लेकर कितना आता है, वो 75% आता है। एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ इसको। हीमोग्लोबिन में अगर जो ऑक्सीजन मिला दिया जाता है तो हमारे पास कौन सा
पिगमेंट बनता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलके कौन सा पिगमेंट बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट बनता है। दूसरा, अगर तो CO2 हीमोग्लोबिन में होता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन को क्या रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि श्वसन वर्णक कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका जो कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को एक्सचेंज करने, मतलब ऑक्सीजन से CO2 को एक्सचेंज करना होता है इसका कार्य। ये हीमोग्लोबिन एक बार में 4O2 मॉलिक्यूल लेकर जाता है, यानी 4 गुना क्या ऑक्सीजन लेके जाता है, 4 गुना ऑक्सीजन लेके जाता है। ये इस तरीके से लेके जाता है। अगर यहाँ पर एक चीज़ यहाँ से कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, क्या ये वाली चीज़ आप समझ में आ गई? जो यहाँ से हीमोग्लोबिन लेके जाता है हवा से, हीमोग्लोबिन RB से जो लेके जाएगा वो कितनी 100% O2 लेकर जाता है। कितनी लेकर जाए? 100% लेकर, लेकिन कितनी आता है? वापस लेकर आता है 25%। कितनी? 70 से 75% वापस क्या लेके आता है? ये CO2 लेकर आता। ये तो लेके गया, लेकिन वापस कितना लाया यहाँ से? सेल्स से वापस ग्लूकोज से, ग्लूकोज में लेकर जाता है ना इसको, तो यहाँ से लेकर कितने आया? 70 से 75% लाया। जो ये 25% है ये कहाँ पर रह गई? ये 25% जो हमारी होती है वो क्या होती है? वहाँ पर रह क्या जाता है? CO2 प्लस H2O। भाई यही तो होता है। जब ब्रेक डाउन किया था ग्लूकोज में, यहाँ पर C6H12O6 में जब O2 गया था इस ग्लूकोज में, इसने क्या किया था? CO2 को अलग कर दिया, H2O को अलग कर दिया और यहाँ पर ATP फॉर्म में क्या? एनर्जी को अलग कर दिया। एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया चली गई। यहाँ से CO2 जो आया था हमारे पास 75% आया, ये 25% रह गया और यहाँ पर क्या? जल। इससे मिलकर जो बनता है वो क्या बनता है हमारा? वो बनता है कार्बोनिक अम्ल बनता है। क्या? कार्बोनिक अम्ल बनता है। इसको क्या कहते हैं हम? इसको ऐसे लिखो, जब ये रह जाता है इसको क्या? CH मतलब C2HO3, इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं, ऐसे नहीं होगा, H2CO3। ये होता है कार्बोनिक एसिड यानी कार्बोनिक अम्ल। क्या? कार्बोनिक अम्ल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये रह जाता है। ये किस फॉर्म में रह जाता है? ये 25% रह जाता है। ये किस किस की फॉर्म में है? यही कार्बनिक अम्ल क्या होता है? ये रह जाता है हमारा ये 25% रह जाता है। लेकिन जब ये रह जाता है तो सर ये रह के बॉडी में होता कहाँ पर है? ये कैसे निकलता है? ये कुछ तो निकलता है हमारा यूरेन की फॉर्म में। कैसे? यूरेन की फॉर्म में। कुछ निकलता है हमारा पसीना, यानी यूरेन यानी पेशाब। इसको क्या? पेशाब या पसीना। जो हमारा पसीना या यूरिन जो आता है वो क्या आता है? वो कार्बोनिक एसिड ही आता है। ये जो रह जाता है क्या आता है? यूरिन या पसीना जो होता है हमारा कार्बोनिक एसिड निकलता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। RBC हीमोग्लोबिन लेकर तो 100% जाता है ऑक्सीजन, लेकिन ग्लूकोज में जब ब्रेक डाउन होने के बाद जो वापस आता है तो वो 70 से 75 यानी कि 75% लेकर आता है। क्या? 75% कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेकर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पर रह कितनी जाती? 25%। जो 25% रह जाती है वो पानी के साथ मिलकर क्या बनता है? कार्बोनिक अम्ल बनता है। और ये कार्बोनिक अम्ल, और क्या सर? ये कार्बोनिक अम्ल जो होता है ये हमारा बॉडी में यूरिन यानी पेशाब और पसीना के फॉर्म में रह जाता है। ये उसी के थ्रू निकलता है। ये बात क्लियर रह गई होगी आपके। और हाँ, जो ये कार्बोनिक एसिड होता है ये किस में भी होता है? ये हमारा सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक में होता है, यानी कोल्ड ड्रिंक में होता है। सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें भी उसकी बोतलों में पाया जाता है। यानी कि कोल्ड, नोट कर लीजिए, इसमें आपको क्वेश्चन बन जाए कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा का एसिड होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? वो कार्बोनिक एसिड ही होता है। आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो चलिए ये बात क्लियर हो गई होगी आपके। और देखते हैं और क्या होता है यहाँ पर। अगर आपको RBC के नेचर के बारे में पूछा जाए
आरबीसी का नेचर, आरबीसी का जो नेचर होगा वो क्या होता है, आरबीसी का नेचर में ये इस तरह से होता है आरबीसी, ठीक है। ये सेल्स होता है, आरबीसी क्या सेल्स है। सेल्स जो होगा उसके अंदर क्या केंद्रक भी होता है, लेकिन ये क्या होता है केंद्रक, इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, क्या केंद्रक। ये आरबीसी में नहीं पाया था, इसी को क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियस को क्या ब्रेन बोलते हैं, क्या ब्रेन बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा सेल्स है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, वो आरबीसी है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, इसीलिए आरबीसी का दिमाग भी नहीं होता है, क्योंकि जब ब्रेन नहीं होता है तो क्या दिमाग नहीं होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको पूछा जाए किस ब्लड की किस सेल्स में दिमाग नहीं होता है, ऑप्शन दिया जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो भी है, तो आप क्या आरबीसी में दिमाग नहीं होता है, आरबीसी के केंद्रक नहीं होता है। अब इसका एक्सेप्शन भी है, क्या एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। एक्सेप्शन क्या है, इसका जो एक्सेप्शन है अपवाद है, इसका अपवाद है क्या, जो अपवाद है केमल या लामा, ऊंट की आरबीसी को आप देखोगे तो उसमें क्या आपको केंद्रक मिल जाएगा, ये एक अपवाद है। अब यहाँ से ये बात क्लियर। अब आपको डिसीज के बारे में पढ़ाया जाए कि आरबीसी की डिसीज क्या होती है ब्लड के अंदर। आरबीसी की डिसीज ऑफ आरबीसी यानी कि स्पेलिंग होती है इसकी, डिसीज ऑफ आरबीसी, आरबीसी की बीमारी, क्या आरबीसी की बीमारियां। देखो होता क्या है, इस आरबीसी की बीमारियां होती हैं। आरबीसी की कमी, अगर कमी होती है, कमी होने से आरबीसी में कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। ये आपको खुद पता हो क्या बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया नामक बीमारी से आरबीसी की कमी होती है, तो यानी कि खून की कमी से, क्या खून की कमी क्या होती है, खून की कमी के कारण क्या होती है, अगर आरबीसी की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया होगा तो क्या होगा, हमारे अंदर खून की कमी होगी। अगर वृद्धि हो बढ़े तो क्या हो जाए, आरबीसी की वृद्धि, और वृद्धि होती है तो कौन सा रोग होता है हमारे अंदर, वृद्धि होने पर पॉलीसीथेमिया होता है। क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया बोलेंगे इसको, पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी होती है। क्या इसमें क्या होता है, खून की वृद्धि होती है, खून की क्या वृद्धि होती है। बात समझ में आ रही है आपके। अगर जो आरबीसी की बीमारी क्या होती हैं, एक होती है आरबीसी की, अगर जो फर्स्ट होती है कमी से ये वृद्धि, अगर आरबीसी की कमी होती है तो हमको क्या एनीमिया नामक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि खून की कमी होती है। और आरबीसी की वृद्धि होती है तो क्या होती है, पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी होती है, इसमें क्या खून की वृद्धि होने। अब जो होता है तीसरी जो बीमारी होती है हमारी, थर्ड जो होगी वो क्या है, थर्ड होती है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हिंदी में इसको बोल लो सिकल कोशिका एनीमिया, ठीक है। ये बात, इसका होता क्या है, ये इसकी कमी से होता क्या है, ये सिकल का मतलब होता है क्या होता है, हाशिया टाइप। हाशिया क्या बोलते हैं, हाफ मून, यानी कि हाफ मून, आधा चंद्रमा के जैसा, ऐसा मतलब इधर से होगा या फिर ऐसा होता है, तो ये क्या होता है हाफ मून, यानी कि हाशिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हाशिया सिकल को। इसकी वजह से होता क्या, ये बीमारी होती कैसे है भाई, ये तो मतलब ये कमी की वजह से हो गई। ये सिकल सेल जो एनीमिया होगा वे किसकी वजह से, वो कौन सी बीमारी होती है, ये जेनेटिक डिसीज होती है। क्या जेनेटिक डिसीजें होती है, क्या होती है
जेनेटिक, ये जेनेटिक डिसीज होती है। जेनेटिक डिसीज मतलब आनुवांशिक बीमारी, आनुवांशिक बीमारी। अब आनुवांशिक बीमारी होती है। ये आनुवांशिक होता क्या है? आनुवांशिक यानी कि जन्म से होता है या फिर दादा से आया या पिता के पिता से फिर अपने से हमारे बच्चों के हुआ। ये जीन के, ये क्या, ये जेनेटिक जो बीमारी होती है, जेनेटिक होता क्या है? या तो जीन की कमी या DNA वगैरह, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। ये पढ़ाएंगे आगे जब आएंगे सब क्लियर करा दिया जाएगा। ये जीन क्या होता है, DNA क्या होता है, ठीक है। ये इसमें मतलब होता क्या है, यहाँ से अगर जो ये सिकलनेस बीमारी जो होती है, ये RBC जो होती है पूरी तरह से होती है, ये इस टाइप से होती है। अगर एक बात बताइए, ये जब हाशिया टाइप में बन जाता है, ये इस टाइप में, तो इसमें होता है जब पूरी होगी तो इसमें O2 या CO2 का पूरी तरह से होगा। अगर जो ये स्केलेट सेल्स एनीमिया हो जाता है, जब ये इसमें हाफ मून की तरह हाशिया टाइप में होता है, तो CO2 या O2 का पूरी तरह से क्या परिवहन नहीं होता, पूर्णतया से ये नहीं घूमती है, पूर्ण रूप से नहीं मिलती है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। अब देखिए आपको पता, और हाँ, ये हाशिया टाइप का होता कब है, कब बनता है ये? जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो क्या होता है कि उसमें जेनेटिक जो अगर डिसीज होगी तो उसमें जो सेल्स होगा वो पूर्णतया से नहीं बनेगा, जिसकी वजह से सेल्स कैसा होगा, वो हाशिया टाइप में, सिकल टाइप में होगा, हाफ मून के टाइप में, जिसमें क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पूर्णतया से परिवहन नहीं होगा। आपको रिपीट करा दे बीमारियों को, जो डिसीज RBC की जो बीमारियाँ होती हैं क्या क्या होती हैं। एक होती है RBC की कमी। अगर RBC की कमी होती है उससे क्या एनीमिया नामक बीमारी होती है। एनीमिया नामक बीमारी से क्या होता है, खून की, हमारे बॉडी में खून की कमी होने लगती है। अगर RBC की वृद्धि ज़्यादा हो जाए, अगर जो अधिक मात्रा में हो, तो क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि खून की वृद्धि हो जाती है ज़्यादा। फिर आता है फिर क्या आता है फिर सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी होती है। ये क्यों होती है? ये होती है जेनेटिक डिसीज होती है। ये क्या, जेनेटिक डिसीज के कारण कौन सी बीमारी होती है? सिकल सेल एनीमिया होती है, जेनेटिक डिसीज कहते हैं। जेनेटिक डिसीज होता है कि ये आनुवांशिक बीमारी होती है। ये होता क्या है, जैसे कि आनुवांशिक यानी वंश के अनुरूप चलती है, वंशानुपात चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसे कि दादा की पीढ़ी में था, वहाँ से पिताजी के में आया, फिर पिताजी से हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के, ऐसे ये चलती रहती है ये बीमारी। चलिए, हमने आपको RBC कंप्लीट करा दिया गया है। इसके बाद आपको WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स कराएंगे। हमने रेड ब्लड सेल्स कंप्लीट करा दिया गया है आपको। आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। RBC का हमने क्या कराया, ब्लड कराया। ब्लड के अंदर ब्लड को हमने बता दिया, ब्लड में क्या दो तरह का पार्ट होते हैं, एक सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। सॉलिड पार्ट में क्या होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं। उसके बाद क्या, लिक्विड पार्ट में जो होता है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ाया था, प्लाज्मा में क्या वाटर होता है, ग्लूकोज होता है और मिनरल्स होते हैं, और क्या होता है, और उसमें प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीनों के बारे में बताया आपको कि वो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है ब्लड के अंदर, वो इसको ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, 5 प्रोटीन होती है। एक 6वीं प्रोटीन होती है, नाम मात्र की होती है, लेकिन जो मुख्य प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, वो फाइब्रोनोजन प्रोटीन होती है, जो ब्लड को जमने में मदद करती है, जो रक्त का थक्का जमाने में, जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो हमारा ब्लड बहता है उसको कौन जमाता है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन जमाता है। उसके बाद हमने ब्लड कंपोनेंट कराए थे, ब्लड को यौगिक करा दिया। उसमें क्या ब्लड कंपोनेंट में हमने क्या कराया था, RBC चल रही है हमारी, क्या RBC के अंदर हमने आपको RBC का हमने पूरा वो करा दिया, कार्य करा दिए, RBC की शेप करा दिए और ये RBC की डिसीज करा दिए। ये आपके साथ अब हम कल क्या चलेगा हमारा, कल हम आपको WBC पढ़ाएंगे, वाइट ब्लड सेल्स पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ओके, बाय।